वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में, यानी सोशियोलॉजी के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। तो मतलब ये पूछिए कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। यानी कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आपको बता दूं कि यहाँ से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए, समाज शास्त्र के छात्र छात्राओं के लिए। यानी समाज शास्त्र जिन छात्र छात्राओं ने लिया है, बीए सेकंड सेमेस्टर में है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। भारत में समाज संरचना और संगठन आपको पढ़ना पड़ता है, यानी सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज आपको पढ़ना होता है बीए के सेकंड सेमेस्टर में जब आप होते हैं द्वितीय सेमेस्टर में। तो उसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाता रहा है भैया? प्रश्न आपसे ये पूछा जाता रहा है कि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में कोई 4 अंतर लिखिए। भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में कोई 4 अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अब भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में अंतर की अगर बात की तो कई अंतर हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी एंड वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सोसाइटी की अगर बात की है तो पहला अंतर इन सभी में ये है कि भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। किस पर? जाति पर आधारित एक प्रकार से क्या पाया जाता है भैया? जाति पर आधारित आपका सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यानी कि भारतीय समाज में क्या होता है, यानी कि जो स्तरीकरण होता है, समाज का स्तरीकरण मतलब समझते हैं ना, यानी समाज में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, यानी कि एक स्तर कैसे फिक्स होगा, ठीक है। किसका स्थान उच्च होगा किसका स्थान निम्न होगा, ये एक प्रकार से स्तरीकरण होता है, ठीक है। तो समाज में वो जाति पर आधारित होता है, यानी कि जैसे कौन सी जाति ऊपर होगी कौन सी जाति नीचे होगी, ये जाति पर आधारित है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और उसके जन्म पर आधारित होती है। जो सामाजिक स्थिति मतलब कि बच्चा, जैसे भारतीय समाज में क्या है कि भैया आप अगर ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो क्षत्रिय हो गए, ठीक है। जैसा कि पाश्चात्य समाजों में ऐसा नहीं है। पाश्चात्य समाज में क्या है, पाश्चात्य समाज में वर्ग भावना पाई जाती है। अपने यहाँ पर जाति सिस्टम है, ठीक है, यानी अपने यहाँ पर कास्ट सिस्टम है। और पाश्चात्य समाजों में यानी पश्चिम के देशों के जो समाज हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको वर्ग चेतना मिलेगी, यानी कि 2 वर्ग आपको मिलेंगे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था तथा व्यवसाय आदि होते हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता के द्वारा निर्धारित होती है, यहाँ पर कोई जाति के द्वारा नहीं। अगर आप टैलेंटेड है, आपकी योग्यता कितनी है, आपकी एबिलिटी ऐसी होगी, उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए और देखने का प्रयास करते हैं दूसरा अंतर ये है, कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। बेसिकली हिंदुओं में, खास करके भारत में चूँकि हिंदू बाहुल्य देश है, तो यहाँ पर आप देखते हैं हिंदुओं की जो संस्कृति है वहाँ पर क्या होता है कि भाई विवाह को एक धर्म के रूप में, एक संस्कार के रूप में हम लोग देखते हैं, चूँकि विवाह एक संस्कार के रूप में आता है, ठीक है। तो विवाह की अगर बात की जाए तो विवाह चूँकि एक धार्मिक संस्कार है, इसमें काम इच्छा को गौण किया गया, यानी कि जो पाश्चात्य देश हैं, पाश्चात्य देशों में जो है एक प्रकार से काम इच्छा पर एक प्रकार से डिपेंड होता है विवाह, यानी विवाह केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन काम इच्छा यहाँ पर गौण पात्र, मतलब कि एक इच्छा, मतलब कि एक विशेषता जरूर होती विवाह की, काम इच्छा, लेकिन एक प्रकार से सारी विशेषताएं केवल काम पर ही डिपेंड नहीं होती हैं, यानी कि केवल सेक्स के लिए ही शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं होता भारतीय समाज में। भारतीय समाज में एक प्रकार से वंश वृद्धि और सामाजिक संस्कार के रूप में शादी करना जरूरी होता है, ठीक है। इस कारण से तुलनात्मक दृष्टि से पारिवारिक संगठन अधिक सुदृढ़ होता है भारत में। भारत में परिवार जो होता है, भारत के परिवार जैसा दुनिया में आपको कहीं परिवार नहीं मिलेगा, यानी भारतीय परिवार सबसे बेस्ट परिवार होते हैं। दूसरी बात, पाश्चात्य समाज में क्या होता है, विवाह को काम इच्छा का प्रमुख साधन माना जाता है, यानी कि केवल मतलब कि इनका जो विवाह होता है वो यौन इच्छाओं पर, सेक्स पर आधारित होता है बेसिकली। इसके अलावा इस संबंध को कभी भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर या एक समझौता टाइप का होता है यहाँ का विवाह, जो कि कभी भी भंग हो सकता है।
इस कारण से वहाँ जीवन में अधिक स्थिरता नहीं पाई जाती है, वहाँ पर एक प्रकार से अस्थिरता पाई जाती है जीवन में। मतलब कि वहाँ के इस परिवार कभी भी भंग हो सकते हैं, कभी भी एक प्रकार से विवाह टूट सकता है। और इसीलिए आप देखते हैं जो वहाँ के एक प्रकार से जो माता पिता होते हैं उनका बस ज़्यादा कर्तव्य नहीं होता अपने बच्चों को एक प्रकार से एकदम से कि 18 साल 20 साल तक उनको देखेंगे, ना ना ना, ज़्यादा उनकी व्यवस्था नहीं होती बस। ठीक है, तो ये दूसरा समाज। तीसरा अंतर ये होता है कि भारतीय समाज में कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद की अधिक महत्व है और लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना होता है मनुष्य के जीवन का। यानी मनुष्य एक प्रकार से 4 आश्रमों के माध्यम से 4 पुरुषार्थों को करके, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो लास्ट में जो पुरुषार्थ है आपका मोक्ष, वो जीवन का परम और चरम उद्देश्य होता है यहाँ पर, यानी कि भारतीय समाज के लोगों का। जबकि पाश्चात्य लोगों की अगर बात की जाए तो पाश्चात्य समाज में ऐसा विश्वास नहीं किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर यहीं पर एक प्रकार से जो कुछ भोगना है ऐसी बात करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लेकिन भारतीय समाज में क्या है, यानी कि यहाँ पर आवागमन के बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि लगातार आपका जन्म होता रहता है, तो इस तरीके से पुनर्जन्म के जो बंधन है उससे मुक्त होना। अगला आपका अंतर है कि भारतीय समाज की जो जॉइंट फैमिली प्रणाली है, यानी संयुक्त परिवार प्रणाली जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो एक विशेषता कही जा सकती है भारतीय समाज की। ऐसी विशेषता आपको अन्य समाजों में नहीं देखने को मिलेगी। पाश्चात्य समाज में एकाकी परिवार यानी केंद्रीय परिवार, मूल परिवार की प्रधानता होती है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वहाँ के परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद में उनकी शादी होती है, फिर वो बांट करके अलग हो जाते हैं या फिर कहीं अलग बस जाते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर होता है। आजकल यही एक प्रकार से एकाकी परिवार, यानी कि जो एक प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली है, केंद्रीय परिवार, भारत की तरफ एक प्रकार से अग्रसर है और संयुक्त परिवारों का विघटन भारत से लगातार हो रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम माने होता सीखना या तरीका, और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एक तरीका है समाजशास्त्र को जानने का। तो ये एक प्रकार से इसका आधारभूत मंतव्य क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के आधारभूत मंतव्य निम्नलिखित है। पहला मंतव्य ये है कि प्रकार्यवादी समाज को, प्रकार्यवादी जो विचारक हैं वो सोसाइटी को यानी समाज को एक व्यवस्था मानते हैं कि समाज एक सिस्टम है। ठीक है, क्या मानते हैं? प्रकार्यवादी उपागम एक सिस्टम, एक व्यवस्था मान करके समाज का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, व्यवस्था के विभिन्न भाग परस्पर अंतः संबंधित तथा आत्मनिर्भर होते हैं, यानी जो भी व्यवस्था के तमाम भाग होते हैं, यानी जिन भागों को मिल करके इस व्यवस्था का, समाज रूपी व्यवस्था का निर्माण होता है, वो तमाम प्रकार के भाग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने में एक प्रकार से पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्यवस्था के सभी अंग समन्वयता, संतुलन और समायोजन में सहायता प्राप्त करते हैं, यानी कि समन्वयता मतलब होता है तालमेल मिला करके चलते हैं सभी भाग परस्पर आपस में, संतुलन होता है सभी में, इसके अलावा संतुलन के अलावा समायोजन भी एक प्रकार से रखते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समायोजन, संतुलन और समन्वयता एक प्रकार से ये सब मिल करके व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, जो कि व्यवस्था के, समाज रूपी व्यवस्था के अंग के रूप में समन्वयता, संतुलन और समायोजन काम करते हैं। ठीक है, चौथी बात यह है कि संरचना प्रत्येक कार्य से संबंधित होती है। ठीक है, जो भी काम होता है संरचना उस सभी कार्य से संबंधित होती है। संरचना या व्यवस्था के प्रकार समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तो ये सभी एक प्रकार से मूल मंतव्य हैं, आधारभूत मंतव्य हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के। ये लिख लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका, आपकी परीक्षा में आने वाला है। अच्छा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो अभिगम है इसको लेकर के आर के मर्टन ज़बरदस्त समाजशास्त्री हैं, विद्वान आदमी हैं। इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक अभिगम को लेकर के कई पक्षों पर जोर दिया है। वो कौन कौन से पक्ष हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। पहला पक्ष उन्होंने जिस पर जोर दिया वो ये है कि संपूर्ण समाजशास्त्री विचारधारा को प्रकारात्मक विश्लेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। और आवश्यकता इस बात की है कि विश्लेषण वस्तु में पुनरावृत्ति का प्रतिमान होना चाहिए। मर्टन ने इसकी परिधि में सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल, सांस्कृतिक प्रतिमान, ठीक है, यानी कि जो आपके कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो, सामाजिक मानदंड, ठीक है, यानी जो सोशल एक प्रकार से मानदंड होते हैं वो, इत्यादि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी बात, मर्टन का मत है कि किसी बिंदु पर हमें विषय परक अनुभूतियों, किस पर, विषय परक अनुभूतियों को प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत लेना चाहिए। जो विषयभूत अनुभूतियाँ होती हैं उनको हमको प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने ये जोड़ दी अभिगम पर, संरचनात्मक प्रकारात्मक अभिगम पर, किसने, मर्टन ने वस्तुपरक प्रभाव के संदर्भ में प्रकार्य, अप्रकार्य, प्रत्यक्ष,
प्रकार्य, परोक्ष प्रकार्य, अप्रत्यक्ष प्रकार्य, परोक्ष अप्रकार्य, इन सभी उप संबोधनों की व्याख्या भी करी है, जो कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के ही भाग हैं। मर्टन के द्वारा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष का भेद समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मर्टन ने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्रकार की अवधारणा व उसके विश्लेषण को एक विशिष्ट संदर्भ परिधि में देखना, एक प्रकार से देखना होगा। किसी भी क्रिया के प्रभाव जो होते हैं, प्रभाव एक समूह विशेष के लिए प्रकार्यात्मक हो सकते हैं, जबकि अन्य समूह के लिए वही चीज़ें अप्रकार्यात्मक हो सकती हैं। इसके साथ ही मर्टन का कहना ये भी था, मर्टन ने यह भी कहा कि एक प्रकार से हमें सांस्कृतिक प्रकार्य, सामाजिक प्रकार्य तथा समूह प्रकार्य आदि के बंधनों के भेद को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये था एक प्रकार से आर.के. मर्टन ने जिन बिंदुओं पर जोर दिया वो। बाकी और भी चीज़ों को समझते हैं जो कि प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है आपका कि नगर को परिभाषित कीजिए। नगर किसे कहते हैं? पहली परिभाषा, जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव कहते हैं। गांव में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पर प्रचलित होते हैं उसे शहर कहेंगे। क्या ये परिभाषा विल्कॉक्स महोदय ने दी है? किसने दी है? विल्कॉक्स महोदय ने दी है। क्या कहा इन्होंने गांव नगर की परिभाषा को देते हुए कि जहां मुख्य व्यवसाय लोगों का कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसे गांव कहते हैं। और जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में जनता संलिप्त रहती है, निर्लिप्त रहती है, प्रचलित होते हैं अन्य व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त, जैसे तमाम प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं वो सब, एक प्रकार से नौकरियाँ तमाम सारी होती हैं, वो एक प्रकार से शहर उसको कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा विल्कॉक्स ने दी। दूसरे विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा, खास करके बर्गेल महोदय, बर्गेल ने कहा कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकार निवासी, मतलब जहाँ के अधिकतर निवासी जो होते हैं वो कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं या अन्य कार्यों में संलग्न होते हैं, वो एक प्रकार से नगर कहा जाता है। या एक प्रकार से, अच्छा, नगरों की अगर बात करें तो नगरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। द्वितीयक संबंध क्या होते हैं? द्वितीयक संबंध की अगर बात की जाए तो द्वितीयक एक होता है प्राथमिक संबंध, तो गाँव में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और नगरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध का मतलब होता है जैसे कि चाचा, दादा, नाना, ठीक है, इस तरीके के संबंध होते हैं कि चाचा हैं वो गांव के, पटीदारी का संबंध होता है। नगरों में ऐसा नहीं होता है। नगरों में या तो किसी का कोई व्यक्ति बॉस होगा, साहेब होगा, ठीक है, सर होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। नगरों में एक प्रकार से द्वितीयक संबंध होता है जो कि एक प्रकार से रिश्तों पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन गांव में क्या होता है, एक प्रकार से कोई किसी का चाचा है, कोई भतीजा है, कोई ये है, कोई वो है, इस तरीके से गाँव में संबंध होते हैं। तो गाँव का संबंध प्राथमिक संबंध कहलाता है चूँकि वो खून से जुड़ा हुआ होता है। और शहरों का संबंध जो होता है, शहरों में कोई बिहार का बगल में आपके पड़ गया, कोई बंगाल का पड़ गया, कोई तमिलनाडु का, कोई मद्रास का, कोई झारखंड का, इसी तरीके से कोई उत्तराखंड, कोई हिमाचल, अलग अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक ही जगह पर बस जाते हैं। इस तरीके से नगरों का निर्माण होता है। क्योंकि उद्योग वहाँ पर होते हैं, इसी उद्योग की लालसा में, नौकरी की लालसा में लोग जाते हैं और इकट्ठा बसते चले जाते हैं। और धीरे धीरे एक क्षेत्र, एक प्रकार से जो कभी गांव या कस्बा हुआ करता है, वो नगर में तब्दील हो जाता है, नगर में बदल जाता है मेरे भाई। तो वो एक प्रकार से नगर वो होता है। अगला प्रश्न है, नगर की कोई 4 विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता, समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन आश्रिता का संबंध होता है। मतलब कि कोई भी समूह बनेगा, कोई भी व्यक्तियों के बीच में जो भी कार्यात्मक संबंध होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो एक प्रकार से कार्यात्मक संबंध होंगे और अन्योन आश्रित, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर आधारित होंगे, ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा, अधिक जनसंख्या एवं अधिक जनघनत्व होता है नगरों में। जनसंख्या खूब ज़्यादा होगी और ज़्यादा के साथ साथ जनसंख्या जो होगी वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से घनी होगी, यानी घनी आबादी होगी नगरों में। कहीं पर एक प्रकार से अगर 4 चक्का शहर में कोई खरीद लिए तो वह का खड़ियावे जगह नहीं मिलती, पार्किंग और खातिर निकारक पड़ता है जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए। गांव वगैरह में एक लंबा चौड़ा द्वारा है, चाहे 4 चक्का खरीदो, आराम से खड़िया दो, भौकाल टाइट करे, मुहारे मुँह छेंट के बैठा रहो। तो ये सब चीज़ होते हैं। तो गांव नगर में अंतर, तो अधिक जनसंख्या और अधिक जनघनत्व है।
तीसरी बात शहर में क्या है, संदेश वाहन के साधनों की बहुलता, यानी संदेश वाहन के साधन बहुत ज़्यादा है। नगरों में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत तमाम प्रकार के उच्च क्वालिटी की चीज़ें भी नगरों में आपको दिखेंगी। नगरों में जहाँ एक तरफ कुछ कमियां हैं, वहीं पर दूसरे तरफ बहुत सारे एक प्रकार से जो चीज़ें हैं जो गांव में आपको नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। और गांव की ऐसी चीज़ें हैं जो शहरों में आपको नहीं मिलेंगी। हालांकि शहरों में एक प्रकार से शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। और चौथी बात, प्राथमिक संबंधों का अभाव है। गाँव में मतलब प्राथमिक संबंध होते हैं, लेकिन शहरों में द्वितीयक संबंध होते हैं, यानी कि शहरों में प्राथमिक संबंध नहीं पाए जाते हैं। या तो व्यावसायिक रूप से आप जुड़े रहते हैं, एक प्रकार से पारिवारिक तौर पर आप नहीं जुड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका नगरों की विशेषताएं रही कुछ जो मैंने आपको बताई, तो ये सब लिख दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नगरीय समाज की 4 विशेषताएं बताएं। अब नगर में जो समाज होते हैं उनकी 4 विशेषताएं बताएं। तो जनसंख्या का अधिक होता है, यानी जनसंख्या ज़्यादा होती है। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है नगरीय समाज। इसके अलावा द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है यहाँ पर, ठीक है। और चौथा होता है सामाजिक समस्याओं का केंद्र होता है। सामाजिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? शहरों में। जैसे तलाक वगैरह की समस्या जो नगरीय समाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको दिखेगी। विवाह विच्छेद की समस्या हो गई, वृद्धों की समस्या हो गई, ऐसे तमाम प्रकार। गाँव वगैरह में लोग तो अपने माता पिता को रखते ही हैं अपने घर पर, लेकिन शहरों में क्या होता है, जब उनके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ये भी एक समस्या, बुजुर्गों की समस्या भारत की एक समस्या है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक प्रकार से नगरीय समाज की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण और नगरीय समाज में 4 अंतर लिखें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला अंतर यह है कि गांव की अर्थव्यवस्था का आधार जो होता है कृषि, यानी गांव में एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर का मतलब ये केवल नहीं होता कि आप केवल खेती करें, जैसे डेयरी उद्योग वगैरह भी आपका कृषि में आ जाएगा, ठीक है। दूध वगैरह पालन, दुग्ध पालन, ठीक है, पशुचारण, ये सब आपका ये कृषि में आ जाता है। मतलब कि जंगल से लकड़ी काटना, ये सब आपका कृषि के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो गांव की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, जबकि नगर की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका आधार क्या है? उद्योग और कारखाने हैं, क्लियर। तो पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है मेरे भाई कि गांव में जनसंख्या विरल होती है, यानी कि बहुत दूर दूर पर लोग बसे होते हैं, ठीक है। खेत पात खूब होता है, पेड़ पालो होते हैं। जबकि नगरों में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन होती है, घनी होती है। तीसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि गांव में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है। गांव वगैरह में कुछ ठंडा बनता है, यहाँ तक कि जन्म दिन होता है तब भी लोग अपने भाई पटीदार को खिला देते हैं बुला करके, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती, फंक्शन होते हैं। तो गांव में पास पड़ोस का बहुत महत्व होता है। अगर आस पड़ोस वाले आपको छोड़ देते हैं, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको छोड़ दिया है, तो उसका बड़ा महत्व। गाँव वगैरह में पास पड़ोस का होना बहुत ज़रूरी होता है, भाई पटीदार का। जबकि नगरों में पास पड़ोस का विशेष कोई महत्व नहीं होता, सभी अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को कोई किसी से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। चौथा अंतर यह है कि ग्रामों में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। गांव में कैसे परिवार मिलते हैं भैया? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब कि संयुक्त परिवार में क्या होता? संयुक्त परिवार में आपका यानी जॉइंट फैमिली में दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, पापा मम्मी होंगे, आप भाई बहन सभी लोग होंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके भाई की शादी, आपके सभी की शादी, सभी लोग इकट्ठे रहेंगे। तो वो एक प्रकार संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी का खाना इकट्ठा बनेगा, संयुक्त परिवार होगा, संयुक्त रसोई होगी, संयुक्त रूप से एक प्रकार से एक व्यक्ति मालिक होगा, वो सभी काम को करेगा, ठीक है। संयुक्त रूप से सारी चीज़, टीवी वी रूम सब संयुक्त होती हैं लगभग, अधिकतर देखेंगे तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जबकि नगरों में क्या होता है, एकाकी परिवार की प्राथमिकता होती है। और एकाकी परिवार में क्या होता है कि भाई केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण नगरीय अनुबंध की व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना होती है जो अंशों में परिलक्षित होती है। वर्तमान समय में किसी भी घटना को ना तो पूर्ण रूप से ग्रामीण कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से नगरीय ही कह सकते हैं, क्योंकि समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में आगे चल करके या कालांतर में समय बीतने के बाद में नगरीय रूप धारण करती हैं। तो कोई घटना आज गांव में होती है, वही घटना 10 सालों बाद या 5 सालों के बाद में वो नगरों में भी घटित होने लगती हैं, या जो घटनाएँ शहरों में घटित होती हैं वो गाँव में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक प्रकार से ग्रामीण नगरीय अनुबंध की व्याख्या ये हो गई, सातत्य ये हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो ग्राम या ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य उस समुदाय से है जिसमें कृषि ही एक मुख्य व्यवसाय के रूप में काम करता है। जनसंख्या का कम घनत्व होता है गांव में, यानी जनसंख्या बहुत दूर दूर निवास करती है, घनत्व कम होता है। प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है। मैंने प्राथमिक समूह आपको बता ही दिया क्या होता है।
दूसरी बात, अनौपचारिकता यानी पारिवारिक माहौल में रहेंगे तो वो प्राथमिक समूह होता है, ठीक है। और एक व्यावसायिक माहौल में रहेंगे तो वो द्वितीयक संबंध होता है। अनौपचारिकता का संबंध होता है, अनौपचारिकता मतलब समझ रहे हैं ना, अनौपचारिकता क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। अनौपचारिकता का मतलब होता है कि भाई कोई सिस्टमेटिकल वे में नहीं कि भाई हम सर अपने से बड़ा है तो सर सर जय जय हिंद सर जय हिंद ये बोलेंगे घर पे, ना ना ना, कुछ नहीं। गांव वगैरह में घर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप लेटे रहो, कैसे भी एक जैसे आप ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ पर ऑफिस जैसे रहना पड़ेगा। गांव वगैरह में कोई ऑफिस जैसे नहीं रहना है, ठीक है। अपने घर पे रहो आराम से मौज मस्ती से। तो अनौपचारिकता और कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानता होती है। तो ये ग्रामीण समुदाय से आप समझते हैं। ग्रामीण समुदाय ने गाँव को परिभाषित कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का संकल्प होता है जो छोटे से केंद्र से चारों तरफ संगठित होते हैं और सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। ये मैरिल और एल्ड्रिज महोदय ने यह परिभाषा दी है किसकी, गांव की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली निर्जातीय विविधताओं, निर्जातीय को ही एक प्रकार से एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं संजातीय, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संजातीयता या संजातीय, संजातीयता मैं लिख दे रहा हूँ। संजातीयता या जो एक प्रकार से निर्जातीयता का बात एक ही होता है, विविधता जो होती है इसमें फैली है, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैं आपको बता दूं, निर्जातीयता और संजातीयता बेसिकली होती क्या है। इसमें क्या होता है, निर्जातीयता या संजातीयता का मतलब होता है कि एक ही जैसी जाति, मान लेते अपनी ही जाति को आगे बढ़ाना, अपनी ही जाति यानी एक ही भाषा बोलते हो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों का संगठन निर्जातीय संगठन होता है या संजातीय संगठन होता है। जो एक ही भाषा बोलते हों, एक ही एक प्रकार से तरीके के वस्त्र पहनते हों, एक ही जैसे मेल व्यवहार करते हों, मतलब उनका एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें सब एक ही हो। यानी कि जैसे मान लेते हैं एक मतलब संजातीय मतलब जाति व्यवस्था मान सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या इस तरीके से, ठीक है। तो संजातीय वो होते हैं यानी कि एक मतलब कि उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कल्चर, उनकी सभी चीज़ें, बोलने बोलने का ढंग सब एक जैसा होता है, तो वो निर्जातीय समूह कहलाता है, ठीक है, क्लियर। तो एक निर्जातिकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है। उनमें अहंग की भावना पाई जाती है। एक निर्जातिकी के लोग दूसरी निर्जातिकी के लोगों को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज और उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। अब इसमें क्या विविधता कैसे फैलती है, जो कि बहुत सारे भारत में कई सारे निर्जातीय समूह हैं और कई सारे प्रकार से अपने अपने को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगातार संघर्ष भी होता रहता है कि भाई हमारी संस्कृति बड़ी है, हमारा समूह बड़ा है, वो कहेंगे हमारा समूह बड़ा, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो समाज शास्त्रीय भाषा में इसे ही निर्जातिकी केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं। निर्जातिकी के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली निर्जातिकी समूह कमज़ोर निर्जातिकी समूह का शोषण करता है। यानी कि जो ताकतवर होता है, जो एक प्रकार से पावरफुल होता है, वो एक प्रकार से जिसके पास पावर कम होती है उस पर विजय प्राप्त करता है और उसको अपने अंडर में चलाता है, अपनी संस्कृति उस पर थोपने का प्रयास करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनके साथ भेदभाव रखते हैं, इससे समाज में असमानता फैलती है, संघर्ष होता है, तनाव पैदा होता है, भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभेद होता है। संजातीय समस्या के मुख्य कारण हैं भारत में भाषा, खास करके भाषाई आधार पर धर्म, संप्रदाय और जो है प्रांतीयता यानी क्षेत्रवाद, ठीक है। भाषा के आधार पर बहुत सारे लोग अपनी भाषा से, दक्षिण भारत में आप देखेंगे भाषावाद बहुत चलता है, तमिल तेलुगु का हो गया, कन्नड़ मलयालम इन सभी का हो गया। ऐसे ही धर्म में अगर बात किया है, धर्म में आप देखते हैं धर्म में जैसे हिंदू मुसलमान का हो गया, ये होती है। अब सांप्रदायिकता भी इसी में आ जाता है, जैसे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो इसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं, ठीक है। संप्रदाय, प्रांतीयता का मतलब होता है क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि कोई मान लेते हैं। अब क्षेत्रवाद में उत्तर दक्षिणवाद कभी कभी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई उत्तर भारत के जो है लोग, कुछ दक्षिण भारत के लोग, इसको लेकर के कभी कभी वार्ता या कभी कभी जंग छिड़ जाती है। और इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि भाई मैं यूपी या बिहार में स्पर्धा या दिल्ली मुंबई के बीच स्पर्धा, या इस तरीके से दो राज्यों के बीच में जब एक प्रकार से वैचारिक द्वंद्व होता है तो वही एक प्रकार से चीज़ें यहाँ पर होती है, प्रांतीयता कहलाती है। सभी चीज़ें, सभी लोग अपने अपने प्रांत के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो प्रांतीयता की भावना के कारण से अनेक तनाव और संघर्ष हुए हैं। यही सब एक प्रकार से निर्जातीयता होती है। कभी कभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक सजातीय समूह के रूप में एक एकत्रीकरण देखा जा सकता है और ऐसी स्थिति में वे अपने समूह के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब अन्य समूहों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं और अपने समूह के लोगों को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे समूह के लोगों को कितना भी नुकसान हो उनको फर्क नहीं पड़ता, यानी बस अपना काम बनता और
भाड़ में जाए जनता, ये वाले सिद्धांत पे काम होता है निर्जातीय समूहों का। ठीक है, हर एक निर्जातीय समूह अपने समूह को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अब ऐसे में दूसरा समूह पीछे हो रहा है या दूसरा समूह कहाँ पर जा रहा है, इसको एक प्रकार से अलग हटा देते, इस पर नहीं विचार करते। तो यही होता है निर्जातीयता में विविधता। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के प्रमुख धर्मों का उल्लेख कीजिए। देखिए, भारत के प्रमुख धर्मों की अगर बात की तो कई धर्म है भारत में, पर जैसे कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म, सबसे पावरफुल धर्म हिंदू धर्म है, मतलब भारत में। दूसरे नंबर पर है इस्लाम धर्म, फिर उसके बाद में ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म। ये सब धर्म भारत में एक प्रकार से हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख धर्म हो गए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वैदिक धर्म के रूप में हिंदू धर्म का सूत्रपात किस प्रकार से हुआ। देखिए, हिंदू धर्म का सूत्रपात वैदिक धर्म से हुआ, और जो हिंदू धर्म का आदि रूप है और जो आर्यों के धर्म के नाम से मतलब कि नाम से संबोधित किया जाता है हिंदू धर्म, तो आर्य के लोग जो थे वो बेसिकली हिंदू ही थे। ठीक है, जो एक प्रकार से प्राचीन काल में भारत में आए थे। वेद वगैरह जो है हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं, लेकिन हिंदू धर्म एक प्रकार से ये नया नाम है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म ही का पुराना रूप या प्राचीन रूप सनातन धर्म होता है। ठीक है, तो उसी सनातन धर्म से या जो वैदिक धर्म था, जो ब्राह्मण ग्रंथ तमाम लिखे गए या वेद जो जिस काल में वेद उत्पन्न हुए, वो सब जो था उस समय के दौरान से एक प्रकार किस तरीके से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ। इस इस धर्म के अंतर्गत अनेक देवी शक्तियों और प्राकृतिक शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। इन देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। वैदिक काल के जो देवता होते थे उनको 3 खंडों में या 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, और 3 भागों में विभाजित किया जाता था। पहला आकाश के देवता होते थे, जिसमें सूर्य देवता, सविता, मित्र, पूषा, विष्णु, मित्र, वरुण, ये सब देवता आकाश में रहने वाले देवता थे, इनको आकाश के देवता बोलते थे। दूसरे वैदिक काल में अंतरिक्ष के देवता होते थे, जिसमें इंद्र हो गए, वायु है, पर्जन्य है, ये सब देवता आकाश मतलब कि वहाँ पर अंतरिक्ष के देवता होते थे। ठीक है, तीसरे देवता होते थे पृथ्वी के देवता, जिसमें पृथ्वी में अग्नि हो गया, ठीक है, सोम हो गए, ये सब एक प्रकार से पृथ्वी के देवता, और स्वयं पृथ्वी भी एक देवता के रूप में या एक माता के रूप में जानी जाती हैं। कालांतर में इन देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में उपासना की जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन देवी देवताओं में ऊंच नीच का कोई क्रम प्रश्न नहीं, मतलब कि कोई प्रश्न ही नहीं था कि कौन देवता ऊंचा है, कौन देवता नीच है, मतलब कौन देवता ज़्यादा बड़ा है, कौन छोटा है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बातें नहीं सामने आई। इसके अलावा जो देवता जिस क्षेत्र में होता था उस क्षेत्र में ही उसे प्रधान समझा जाता था। इन देवी देवताओं में दयालुता, सर्वज्ञता, उदारता, अपार शक्ति, निश्चलता, अमरता, ये तमाम प्रकार के दैवीय गुणों से विद्यमान थे, विभूषित थे। उनकी दया की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना की जाती थी, जो कि प्रार्थनाओं और यज्ञों के द्वारा होती थी। प्रार्थना और यज्ञ करें तो भगवान प्रसन्न होते थे, भगवान खुश होते थे और आशीर्वाद देते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये देवी देवता सद और असत, यानी सत और असत व्यवहार के लिए क्रमशः वरदान और दंड, अगर आप सदकर्म करेंगे तो आपको वरदान देंगे, अगर आप असत कर्म करेंगे यानी कि बेकार कर्म करेंगे तो आपको उसके लिए ये देवी देवता दंड भी देते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैदिक धर्म में विभिन्न देवी देवताओं को संतुष्ट व प्रसन्न करने के लिए भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान भी किया गया था, जो कि कालांतर में अत्यंत जटिल और दुरूह और रूढ़िवादी हो गया धीरे धीरे। और वर्तमान जो समय आया वो एक प्रकार से हिंदू धर्म में इस तरीके से आप देखते हैं, आज भी हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, आज भी पृथ्वी माता की पूजा करते हैं, आज भी बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आज भी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु के तमाम अवतारों की पूजा करते हैं। तो वो प्राचीन काल में भी था, आज भी हम नदियों की पूजा करते हैं, पहले भी हम नदियों की पूजा करते थे। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब आपका एक प्रकार से जो वैदिक काल से धर्म रहा इस तरीके से कन्वर्ट हुआ और इस तरीके से हिंदू धर्म में प्रचलित हुआ। बीच में क्या हुआ है कि भाई तमाम धाराओं में धर्म बटा, लेकिन फिर आ करके दक्षिण भारत से भक्ति कालीन शाखा मतलब भक्ति का उदय होता है और रामानुजाचार्य ने एक प्रकार से दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ। उत्तर भारत में आप तमाम प्रकार के आंदोलन देखेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, भक्ति एक प्रकार से भक्ति में क्या हुआ, तमाम पहले शैव धर्म में शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ थे, शैवों की कई शाखा थी। वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान मुख्य थे, विष्णु की पूजा होती थी, वैष्णव धर्म की कई शाखाएं थी। ऐसे ही आप देखेंगे शाक्त धर्म था, शाक्त धर्म मतलब कि दुर्गा जी वाला धर्म, यानी जिसमें शक्ति की आदि शक्ति माँ पारंबा भगवती की पूजा की जाती थी। तो वो सब धर्म हुआ करते थे। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विवाह की परिभाषा दीजिए, विवाह किसे कहते हैं, बताएं भैया, विवाह की परिभाषा दीजिए। विभिन्न विद्वानों ने विवाह की जो परिभाषाएं दी हैं वे निम्न हैं। जैसे बोगाडर्स महोदय कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष
को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था होती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल परिभाषा दी बोगाटर्स ने। बोगाटर्स ने क्या कहा, प्रश्न आपसे पूछेगा विवाह किसे कहते हैं, विवाह की विशेषताएं बताएं, तो दीर्घ उत्तरीय में आराम से आप लिख देंगे विवाह क्या होता है, स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था होती है, यानी ऐसी संस्था जो एक लड़का और एक लड़की को परिवार के रूप में देख सकती है या परिवार के रूप में भेज सकती है, ऐसी संस्था है विवाह। दूसरे विद्वान है वेस्टरमार्क, बड़े ज़बरदस्त विद्वान है, विवाह पर इन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने कहा कि विवाह जो होता है एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह यौन संबंध होता है जो प्रथा या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और जिस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनके बच्चों के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश उसमें शामिल होता है। यानी कि अगर बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी आपको जो है पालना पड़ेगा, उनकी भी देख रेख करनी पड़ेगी, ये पहले से फिक्स होता है। तो समाज के द्वारा मान्य भी होता है, एक तरीका होता है स्त्री और पुरुषों को इकट्ठा करने का, वंश वृद्धि का भी एक तरीका, तो ये एक प्रकार से विवाह होता है। तीसरे विद्वान है लावले। लावले कहते हैं कि विवाह स्पष्टता उन स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के उपरांत भी स्थिर रहते हैं और पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाते हैं। हॉवेल महोदय कहते हैं कि विवाह सामाजिक नियमों का जाल है जो वैवाहिक जोड़े के पारस्परिक रक्षा संबंधी बाल बच्चों व समाज के प्रति उनसे संबंधों को नियंत्रित और परिभाषित करता है। तो विवाह की इस तरीके से कई परिभाषा विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, लेकिन एक अपने हिसाब से अगर परिभाषा आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि क्या, कि भैया इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि विवाह क्या होता है, विवाह समाज के द्वारा वह मान्यता प्राप्त संस्था है, यानी कि ऐसी संस्था जिसको समाज स्वीकृत करता है, समाज मानता है कि भैया विवाह होना चाहिए और समाज विवाह को लेकर के एक प्रकार से बहुत ही सजग है। तो समाज एक प्रकार से क्या करता है, समाज की अगर बात की जाए तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है विवाह जो स्त्री और पुरुषों के स्त्री और पुरुषों के यौन संबंधों को व्यवस्थित करती है। यौन संबंधों को व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि उनका एक प्रकार, चूँकि स्त्री और पुरुष एक प्रकार से प्रकृति ने ही बनाए हैं और प्रकृति एक प्रकार से जो प्रकृति ने बनाए हैं तो उनके बीच में जो सहवास होता है, समागम होता है, वो एक प्रकार से वो भी एक प्राकृतिक क्रिया है। तो उसको एक प्रकार से भी करने का एक वैध तरीका समाज के द्वारा स्वीकृत तरीका होता है। जो कि विवाह से पहले अगर आप सोचें एक लड़का और एक लड़की साथ में एक कमरे में जा कर के मतलब कमरे में जाएँ, ये तो ऐसा संभव नहीं, मतलब कि एक कमरे में आप नहीं रह सकते। लेकिन हालांकि आजकल समाज जो है परिवर्तित हो रहा है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न शहरों में आप देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चला है। वो एक प्रकार से शहरों के लिए ठीक है, गांव वगैरह में अभी एक लड़का एक लड़की साथ में अगर कोई देख ले तो बड़ा बवाल हो जाता है। तो एक प्रकार से ये समाज नहीं मान्य करता। समाज तब मान्य करेगा जब विवाह जो संस्था है उस संस्था से आप होकर के गुजरेंगे, तो एक प्रकार समाज उसको मानेगा कि भाई हाँ आप वैध हो। और उसका लड़का अगर पैदा होगा विवाह के बाद में, अगर लड़का होता है तब वो वैध होगा, तब उसको एक प्रकार से अधिकार मिलेगा आपकी संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में। लेकिन विवाह से पहले हो जाएगा तो उसको नाजायज औलाद बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? यानी कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि एक बच्चे को वैधता भी प्रदान करती है। वैधता मतलब कि उसको समाज में एक प्रकार से अगर बच्चा पैदा हुआ, शादी हो गई और वो माता पिता कह रहे हैं कि भाई बच्चे से मेरा मतलब नहीं, मैं इसको नहीं पालूंगा, तो गांव वाले समाज वाले यहाँ चार लपोटा दोनों का मरिया पति पत्नी का काहे ना पर मिले, मतलब काहे ना पलबो, तुरंत डांट डपट के उसको ज़बरदस्ती पालने पर मजबूर कर देंगे। यानी कि विवाह संस्था में इतनी पावर होती है। विवाह संस्था मान्यता प्राप्त संस्था है जो कि समाज के द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से स्त्री और पुरुषों के यौन संबंधों को व्यवस्थित करती है, एक वैधता प्रदान करती है और जिसका उद्देश्य होता है परिवार का अस्थायी निर्माण करना तथा बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये होता है विवाह भैया। क्लियर? हिंदू विवाह के धार्मिक प्रवृत्ति की विवेचना करें। हिंदू विवाह की जो धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल है और अथवा अपने आदर्शों के कारण से हिंदू विवाह की प्रवृत्ति धार्मिक है, विवेचना करें। उत्तर, पहला पॉइंट ये कि यह विवाह यौन तृप्ति का साधन मात्र नहीं होता, मतलब कि मात्र सेक्स के लिए हिंदुओं में शादी नहीं की जाती है, यानी केवल काम की इच्छा पूर्ति के लिए हम शादी नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि यह विवाह जो होता है यौन तृप्ति का साधन मात्र ही नहीं अपितु एक धार्मिक संस्कार भी होता है। यह अनेक धार्मिक विधि विधान से विवाह होता है, अनुष्ठान होते हैं, वागदान होता है, कन्यादान होता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है कन्यादान को, अग्नि स्थापना होती है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, लाजा होम होती है, अग्नि जो है परिणायन होता है, सप्तपदी होता है। जैसे पहले क्या होता है, तमाम अनुष्ठान होते हैं, कथा वगैरह होता है, वागदान की क्रिया होती है, फिर कन्यादान किया जाता है,
फिर अग्नि स्थापना होती है, अग्नि का जलाया जाता है, अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, जो एक प्रकार से पाणी ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में लाजा होम होती है, यानी कि लावा की होम होती है, दोनों तरफ के लावा जाते हैं, पति पत्नी की तरफ के लावा जाते हैं, और लावा को एक प्रकार से पंडित जी लोग क्या करते हैं, उसको मंत्र के द्वारा एक प्रकार से हवन होती है। हवन के बाद में एक प्रकार से सब घूमते हैं, अग्नि परिणायन होता है, मतलब कि अग्नि की चारों तरफ घूमते हैं। सप्तपदी का श्लोक उसके बाद में सुनाया जाता है। सप्तपदी मतलब क्या होता है कि 5 वचन जो होते हैं, जो है लड़का लड़की से मांगता है, पहले 7 वचन जो होते हैं, पहले 7 वचन, सप्तपदी इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि लड़की जो एक प्रकार से लड़के से कहती है कि अगर 7 वचन तो मेरे मानोगे तो मैं तुम्हारे बामंग में आऊँगी, मतलब बाएं तरफ तुम्हारे बैठूंगी, ठीक है। अगर तुम 7 वचन नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे बाएं तरफ नहीं आऊँगी। ये एक प्रकार से लड़की 7 वचन कहती है। अब 7 वचन में बहुत सारे वचन हैं, अब मैं वचन बताने लगूंगा तो आप कहेंगे गुरुजी ब्याह करवावे लगे हुए हैं। तो 7 वचन वो है, और तब लड़के के भी 5 वचन होते हैं। लड़के के 5 वचन, लड़का भी कहता है कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजो सुदर्शनम, मतलब कि कहीं पर जाना आना है तो एक बार हमसे परामर्श ले लें, पूछ लें, ऐसे तमाम प्रकार की बातें आपको वहाँ पर मिलेंगी सप्तपदी में। और लड़की जब एक प्रकार से लड़की कहती है पहले कि भाई जब आप हमको अपने हिस्से, मतलब कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 50 रुपये अमन में से हमार हुए, 50 तहार हुए, तब ये जान लीजिए कि भाई मैं आपकी अर्धांगिनी पद स्वीकार करूँगी, पत्नित्व का पद स्वीकार करूँगी। ऐसे तमाम अगर आप कोई पूजा करें, दूसरा वचन की भाई, तीसरा चौथा वचन, ऐसे तमाम वचन है कि भाई अगर आप पूजा करेंगे, कहीं पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगे, कहीं पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरे को साथ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे सिवाय दूसरी स्त्री को, आप पराई स्त्री को नहीं देखेंगे। ये सारे वचन जब एक प्रकार से कन्या कहती है, एक प्रकार से किससे कन्या कहती है, किससे जो है मतलब वर से, तो वर इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं सारे वचन आपके मान लिए। तो फिर कहता है कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे भी कुछ वचन है कि अगर आपको कहीं पर जाना है या हमारे परिवार वालों की सेवा पाती करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, जैसे मेरे माता पिता आपके माता पिता से होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें बातचीत होती है, उसके बाद में फिर ये संपन्न होता है। तो धार्मिक कृत्यों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, अतः यह एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अनुसार स्त्री को पतिव्रत और पुरुष को पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार यौन तृप्ति गौण उद्देश्य, इसको इतना ना फोकस नहीं किया जाता यौन तृप्ति पर, ठीक है। उस नियंत्रण पर तथा उसे नियमित और संयमित करने के लिए इस प्रकार का विधान किया गया ताकि जो है आप काम इच्छा पर या यौन तृप्ति की पूर्ति हो जाए। और चूँकि गृहस्थ आश्रम जो होता है वो 25 साल में एक प्रकार से 25 साल तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है। 4 आश्रम होते हैं हिंदुओं में। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं भैया? 4 आश्रम की अगर बात करें, पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से 0 से लेकर के 25 साल तक रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद में दूसरा आश्रम होता है आपका गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम की अगर बात करें तो गृहस्थ आश्रम जो होता है ये 25 साल से लेकर के 50 साल तक रहता है, यानी कि इसी दौरान आप अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, यानी अपने काम योजना से संतुष्ट हो जाते हैं। किसको? यहाँ पर जो यौन तृप्ति है आपकी, यहाँ पर 25 से 50 वर्षों में आप अपने काम की इच्छा की पूर्ति कर लें, यानी एक गृहस्थ आश्रम का पालन करें, अपने पति मतलब पत्नी के साथ रहें और घर में एक प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करें, और भी जो चीज़ें हैं लोगों की मदद कर पाएँ करें, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद में 25 तीसरा जो आश्रम आ जाएगा आपका वो हो जाएगा भैया वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ माने होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना। ऐसे में आप क्या कर लेंगे? वानप्रस्थ मतलब कि आप माला मंत्र लेकर के पति पत्नी एक प्रकार से जंगल में आप जा सकते हैं। 50 से लेकर के 75 वर्ष तक आप इस तरीके का जीवन व्यतीत करें, और जो भी आपने अनुभव किया गृहस्थ आश्रम में, जो भी आपने पढ़ा लिखा ब्रह्मचर्य आश्रम में, उन दोनों का प्रयोग करके आप लोगों को शिक्षा देते चले, बांटते चलें, ठीक है। इसके अलावा चौथा होता है आश्रम, वो होता है भैया जो है क्या बोलते हैं उसको, संन्यास आश्रम। लास्ट वाला संन्यास आश्रम मतलब एकदम से सन्यासी का जीवन व्यतीत करें, ठीक है। और उसके बाद में ये 75 साल से लेकर के 100 वर्ष की आयु जो है ये संन्यास आश्रम की होती है। तो 100 वर्ष 0 से लेकर के व्यक्ति जीता है, 100 वर्ष की आयु को मान करके ये एक प्रकार से पूरी विधि करी गई है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से भारत में कोई एक प्रकार से यौन तृप्ति के लिए विवाह नहीं करता है, उसके एक प्रकार से और कई रीज़न होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी मान्यता यह है कि स्त्री को एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। यानी कि हिंदू धर्म में ये भी है कि एक स्त्री अलग मतलब कि 2 पुरुषों से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। इसी आदर्श की पूर्ति के लिए विधवा विवाह पर रोक लगाई गई थी कि भाई एक स्त्री दूसरी पर शादी नहीं कर सकती। लेकिन विधवा अगर हो जाती है तो उसके बाद में नियम बनाया गया कि भाई आप शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये नियम नहीं था। इसीलिए विधवा लोग एक प्रकार से अपने मतलब सती प्रथा भी बाद में आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन सती प्रथा का उल्लेख रामायण काल में भी सुलोचना सती को मिलता है। सुलोचना एक प्रकार से जो मेघनाथ की पत्नी होती हैं वो भी एक प्रकार से अपने पति के साथ सती हो गई थी, तो उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। तो
विधवा विवाह का उल्लेख भारतीय हिंदू धर्म में नहीं मिलता। यानी इसी आदर्श की पूर्ति के लिए विधवा विवाह पर रोक लगाई गई थी। पुरुष इस पर मतलब कि पुरुष पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। पुरुष पर प्रतिबंध ये था कि अगर मान लेते हैं आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाए तो बाद में पुरुष दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन अगर पति मर जाए तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। ये इस प्रकार के प्रावधान भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में किए गए, क्योंकि धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने के लिए स्त्री का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। आपको बता दूं, यत्र नारस्ते पूजते तत्र रमते देवता, जहाँ पर स्त्रियों का वास होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए स्त्रियों की उपलब्धि बहुत जरूरी। भगवान राम एक प्रकार से उनके पास जब माता सीता चली गई तो जब पूजा कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उनके लिए सोने की मूर्ति बनवाई गई थी माता सीता के वजन के बराबर, ताकि एक प्रकार से उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। चौथा पॉइंट है कि हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री और पुरुष के जन्म जन्मांतर के संबंधों का फल विवाह होता है। यानी कि जो जन्म जन्मांतर में उन्होंने अच्छा काम किया है तो स्त्री पुरुष से मिलते हैं और जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। और बताया जाता है कि भाई एक बार अगर शादी हो गई तो लगभग 7 जन्मों तक एक प्रकार से रिश्ता आपका फिट हो जाता है। हर एक योनि में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसी तरीके के रिश्ते यानी वही पति पत्नी मिलते हैं। स्त्री और पुरुष जीवन की एक धारा के रूप में हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चूँकि एक नर है एक नारी, नर और नारी एक प्रकार से दोनों एक दूसरे पे यानी कि सृष्टि के एक प्रकार से उत्पत्ति करता है, यानी अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर मतलब भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर है, यानी कि आधा नारी आधा पुरुष। तो एक प्रकार से ये जो कुछ लोग विचार में बीच में आए कि भाई स्त्री जो है वो मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है। स्त्रियाँ मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, ये भ्रम है लोगों का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधताएं क्या हैं? तो भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं हैं और यहाँ तक कि आपको बता दूं कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक समूह की प्रथाओं में भी बहुत कुछ अंतर आपको दिखेगा। यानी कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति में बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, बहुत सारी विविधताएँ हैं। जो और भारतीय संस्कृति तो इसीलिए जानी जाती है, विविधता में एकता है। यानी इतने ज़्यादा संस्कृतियाँ, इतनी ज़्यादा एक प्रकार से जो है पहनावा ओढ़ावा, ये सब संस्कृतियाँ, कल्चर बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी सारे कल्चर मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन से, जनजातियों की 4 आर्थिक समस्याएं लिखें। पहली समस्या ये है कि स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या। जनजाति के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो खेती स्थानांतरणशील करते हैं, यानी कि ऐसी खेती करते हैं। स्थानांतरणशील खेती का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्थान पर खेती करेंगे जब तक वहाँ पर एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी रहेगी तब तक वहाँ पर खेती करते रहेंगे, और जैसे ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता वहाँ पर ख़त्म हुई तुरंत एक प्रकार से उस जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर जंगल को काटेंगे और झाड़ी को सफाएंगे, उसको जला देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर खेती करेंगे, फिर वहाँ पर उर्वरक क्षमता खत्म होगी, फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। यानी कि इसीलिए इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं, जनजातियों की कृषि को, और इसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि भी इसको कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है, झूमिंग कृषि को। तो ये सबसे बड़ी समस्या स्थानांतरणशील कृषि की। दूसरी समस्या है नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या, यानी कि नई भूमि पर जब आप जाते हैं ये लोग तो वहाँ की भी समस्या तमाम सारी आती है। तीसरी ऋणग्रस्तता, चौथी यानी कि कर्जा, तीसरी औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि जनजातियों में तमाम समस्याएँ आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की आर्थिक समस्या क्या है या आर्थिक समस्या जो उनकी है उनको दूर करने के सुझाव दीजिए। तो पहली बात तो ये, कानून के द्वारा आदिवासियों को एक ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाए कि उनके हाथ से उनकी भूमि ना निकल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जनजाति लोग जहाँ पर रहते हैं उनकी भूमि उनसे छीन ली जाती है, सरकार कोई काम करती है तो फिर वहाँ पर दिक्कतें आती है। इसलिए एक प्रकार से आप देखते हैं लोग जो नक्सलवादी हैं वो इसी कारण से विरोध करते हैं और नक्सली एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। दूसरी बात, आधुनिक तरीके से खेती करने की दिशा की शिक्षा दी जाए जनजातियों को, ताकि वे अपने अंधविश्वासों से छुटकारा पा सकें और खेती में एक प्रकार से रुचि ले सकें। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जनजातियों की 4 सामाजिक समस्याएं जो है उसके बताएं। सामाजिक समस्या, पहली समस्या बाल विवाह की समस्या, छोटे पर विवाह कर देते हैं। दूसरी समस्या कन्या मूल्य, यानी कन्या मूल्य वहाँ पर प्रचलित है, जैसे कन्या का मूल्य मतलब कन्या का मूल्य यानी कि कन्या शादी करने के लिए कन्या का मूल्य देना पड़ता है। इसके अलावा युवा गृहों का पतन हो रहा है, वेश्यावृत्ति और घातक रोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जनजातियों में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जनजातियों की सामाजिक समस्याओं की बात की है तो उनको दूर करने के 2 उपाय लिखे।
पहला उपाय, कानून की सहायता से बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात, कन्या मूल प्रथा के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार किया जाए वहाँ पर। तो इस तरीके से हम उनके सामाजिक समस्याओं को एक प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जनजातियों की 4 सांस्कृतिक समस्याएं लिखिए, यानी कल्चरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बताएं। तो पहली है कल्चरल प्रॉब्लम, वो है अंतर्जातीय सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या। दूसरी है भाषा की समस्या। तीसरी है जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास हो रहा है लगातार, जो उनकी कलाएं हैं, जो उनकी वास्तविक कलाएं, नेचुरल कलाएं हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। और चौथी है धार्मिक समस्याएं बहुत सारी उनके जीवन में दिखाई पड़ रही हैं, धर्म उनका खतरे में आ रहा है। अगला, जनजातियों की धार्मिक समस्याओं को सुलझाने के 2 उपाय बताएं। पहली बात तो धार्मिक अंधविश्वासों को हटाने के लिए धर्म को एक वैज्ञानिक स्तर पर लाना होगा। और दूसरी बात, जनजातियों को ललित कलाओं के रक्षार्थ अफ्रीका के अकीमोटो कॉलेज की तरह भारत में भी एक कॉलेज स्थापित किया जाए, जिसमें जनजातियों की जो कल्चर्स हैं, जनजातियों की जो विशेषताएं हैं, उसको बताया जाए और उसके बारे में सारी चीज़ें हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है आपका, अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है। देखिए, साधारणतः जनजाति का तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से होता है, यह समझ लिया जाता है जिसका रहन सहन और रीति रिवाज बहुत कुछ आदिम प्रकृति का होता है। जनजातियों को आदिवासी अथवा वन्य जाति भी कहा जाता है, इसलिए संबोधित किया जाता है कि वह जाति वह मानव की आदिकालीन संस्कृति की प्रतिनिधि हैं। जैसे मनुष्य पहले रहता था प्राचीन काल में, उस तरीके से ये लोग रहते हैं, इसीलिए इनको आदि मानव कहते हैं, यानी पुराना मानव। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मतलब आदिम जाति कहते हैं, ताकि एक प्रकार से जैसे पुराने लोग रहते थे उस तरीके से। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, आपका अगला क्वेश्चन से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामान्य धर्म किसे कहते हैं। सामान्य धर्म की अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म 2 प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। सामान्य धर्म बेसिकली हर एक धर्म में आपको मिलेगी ये चीज़ें, जैसे कि जो धार्मिक नियम सभी लोगों, सभी समाजों, सभी देशों के लिए सामान्य रूप से होते हैं, वे नियम सामान्य धर्म के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण विश्व में मानव धर्म ही सामान्य धर्म है, जिसका सभी लोगों को समान रूप से पालन भी करना चाहिए। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामान्य धर्म का मनुस्मृति में सामान्य धर्म के निम्नलिखित लक्षण बताए गए, बेसिकली 10-11 लक्षण बताए गए हैं। आइए उनको समझते हैं कि भाई सामान्य धर्म में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पहली बात होती है धृति। धृति का मतलब ये होता है भैया, धृति जो होती है अपनी जीभ अथवा ज्ञानेंद्रियों पर संयम करना ही धृति कहलाता है। जीभ या अपने इंद्रियों पर, चूंकि जीभ भी एक ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना ही धृति कहलाती है। यानी कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ जो है ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर अगर हम कंट्रोल पा लें यही धृति कहलाती है। इच्छा और विकार जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उन पर एक प्रकार से अपना चित्त एक प्रकार से उसको विकृत ना होने दें, उसको कंट्रोल कर लें। मतलब कि जो धैर्य का गुण विकसित कर लेता है वह धीर पुरुष कहलाता है। इसीलिए धैर्य धारण करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और धैर्यवान कौन थे? भगवान श्री राम धैर्यवान थे, उनके अंदर धैर्य की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। 14 वर्ष तक वनवास में जाकर के रहना, वो धैर्य ही तो था। धैर्य ही तो था कि भाई रावण जैसी सेना, विशाल सेना को हराना, वो धैर्य ही तो था। इसके अलावा दूसरी है क्षमा। इसका तात्पर्य होता है कि सबल अथवा सामर्थ्यवान होते हुए भी उदार व्यवहार करना, इसको दया कहते हैं। किसी व्यक्ति को देखना और वो गरीब है या एक प्रकार से किन्हीं कारणों के वश में वो दुख में है, तो आप भी उसके दुखी में दुख हो जाएं, इसी को दया कहते हैं, सहानुभूति टाइप की। इसका तीसरा होता है काम और लोभ पर संयम करना। काम यानी कि जो सेक्स से संबंधित इच्छाएं होती हैं वो, और लोभ का मतलब होता है जो लालचीपन होता है वो, इन दोनों पर कंट्रोल पाया जाए। ठीक है, शारीरिक वासनाओं जैसे कि काम और लोभ पर संयम रख करके अपने जीवन को शुद्ध और नियमित बनाना मानव धर्म होता है। केवल ऊपर से काम और लोभ को दबा करके मन ही मन उसका स्मरण करना भी संयम नहीं है। मतलब बाहरी तो आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्लीन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ऐसा हूँ, अंदर के मन में मन मोर महुआ चित्त भुसैले, वह वाली हाल है। मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई अंदर अंदर एक प्रकार से चल रहा है, आगे आगे राम राम बगल में छुरी, तो ये एक प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसको आप संयम नहीं कहेंगे। संयम मतलब एक प्रकार से अपने काम और लोभ पर संयम करना। चौथा होता है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। सामान्य रूप से इसका तात्पर्य होता है चोरी ना करना। नारद स्मृति के अनुसार सोए हुए पागल
या अविवेकी व्यक्ति से विविध उपायों के द्वारा छल करके कोई वस्तु लेना ही चोरी होता है। किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना, किसी व्यक्ति को एक प्रकार से छल करना, किसी के साथ किसी को धोखा देना, ये सब एक प्रकार से आस्ते में शामिल होता है। अगर आप किसी को बहला फुसला करके उससे कुछ ले लेते हैं, या किसी को कुछ लोभ दे करके, किसी को लालच दे करके भाई अरे साथ में रहो और 1-2 साल एक प्रकार से सारी चीज़ें रहती है, फिर उसके बाद में आप अगर धोखा दे के चले गए तो ये भी एक प्रकार से इसमें आ जाएगा आस्ते में। तो आस्ते में एक प्रकार चोरी करना, ये नारद स्मृति में आस्ते का अर्थ लिखा है। बाकी आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, सिंपल सी बात। आगे देखें, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब 5वां नंबर पॉइंट है जो सामान्य धर्म का, वो ये है शुचि व्रत, मतलब कि शुचिता यानी पवित्रता। इसका वास्तविक अर्थ होता है मन, जीवात्मा और बुद्धि को पवित्र रखना। और छठा पॉइंट ये होता है कि इंद्रिय निग्रह, इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। मनुस्मृति में इंद्रिय निग्रह पर अत्यधिक बल दिया गया है। गीता में भी इसे धर्म का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। वास्तव में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से ही सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियां मतलब कि जो आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, मुंह, ये सब आपका है, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी क्यों सिद्धांतों को दिए? चूँकि गीता गांधी जी पढ़ा करते थे, तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि भाई गांधी के 3 बंदर कौन कौन से? बुरा मत देखो, ठीक है, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बुरे लोगों को मत छुओ, ठीक है, बुरा मत छुओ, बुरी चीज़ों को स्पर्श मत करो, क्लियर है, बुरी चीज़ें मत खाओ, ये सारी चीज़ें। 7वां है धी या बुद्धि, इसका तात्पर्य होता है बुद्धि का समुचित विकास, परंतु बुद्धि के विकास का तात्पर्य केवल वेदों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेना मात्र नहीं होता है, अपितु इसका अभिप्राय किसी चीज़ के गुणों और अवगुणों को समझने की शक्ति भी है। इस प्रकार इसका तात्पर्य प्रत्येक दशा में उचित व अनुचित समझ लेने की शक्ति का विकास करना होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपका 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है विद्या, इसका तात्पर्य केवल शास्त्रों का पठन पाठन ही नहीं, अपितु काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्षुद्र प्रवृत्तियाँ होती हैं, छुटकारा पाना इन सभी से होता है। 9वां है आपका सत्य, इससे तात्पर्य केवल सत्य बोलने से नहीं होता, अपितु जो सभी प्राणियों हेतु कल्याणकारी है वही सत्य होता है। जो सभी को एक प्रकार से प्रॉफिट देता हो वही सत्य होता है, तो वो सत्य है। और 10वां आपका होता है मतलब आक्रोध, यानी क्रोध ना करना। क्रोध सभी अवगुणों का आधार होता है। क्रोध की बात की जाए, काम की अपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। जब कभी आप कोई काम करने जा रहे होते हैं और वो काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मैं तात्पर्य बता रहा हूँ, गीता में लिखा गया काम की अपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्रोध रूपी बादल जो होते हैं वो बुद्धि रूपी सूरज को ढक लेते हैं। क्रोध को एक बादल किससे तुलना करेगी? क्रोध रूपी बादल बुद्धि रूपी सूरज को क्या करते हैं? ढक लेते हैं। ये बात आप ध्यान, यानी कि बुद्धि आपकी ढक जाती है। जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप जान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो नहीं करना चाहिए उसको भी आप कर देते हैं ऐसी स्थिति में, क्लियर। तो आस्थापे में आपकी जो है ये क्या, क्योंकि क्रोध की स्थिति में मानव की समस्त इंद्रियां उस पर अपना आधिपत्य कर लेती हैं और इसी कारण से विश्व के सभी धर्मों ने क्रोध से दूर रहने की शिक्षा दी है। क्रोध से विरत रह करके ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है संयुक्त परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भारतवर्ष में संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा अहिंदू लोगों में भी संयुक्त परिवार की पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती है। भारतीयों के लिए संयुक्त परिवार का वही अर्थ है जो अंग्रेजी के जॉइंट फैमिली, खास करके जॉइंट फैमिली से लिया जाता है। श्रीमती इरावती कर्बे का मत है कि यहाँ भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है। श्री आगबर्न और निमकाफ के अनुसार अगर बात करें तो परिवार पति और पत्नी का संतान सहित या केवल पुरुष की बच्चों सहित का, एक मिनट यार बहुत परेशान करते हैं इसीलिए वाईफाई आगे देखते हैं। तो परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है या हिंदू संस्कृति का संचालन सूत्र रहा है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। कीथ और मैकडोनल का मत है कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारत की अति प्राचीन प्रणाली है। तो कुल मिलाकर के संयुक्त परिवार में एक प्रकार से संयुक्त लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसकी विशेषता को समझ लेते हैं।
संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। संयुक्त परिवार प्रथा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें श्रीमती इरावती करबे ने कहा, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, श्रीमती इरावती करबे महिला विद्वान हैं। एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति में सम्मिलित स्वामी इसका होता है, यानी कि जो सब सारी संपत्ति होती है उसका एक मालिक होता है, जो सामान्यतः पूजा में भी भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त से यानी खून संबंधी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है। दूसरे विद्वान है श्री M.N. श्रीनिवास, यानी कि श्री M.N. श्रीनिवास की अगर बात की जाए, ठीक है, तो M.N. श्रीनिवास की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वह गृहस्थ समूह, ये भी भारतीय समाजशास्त्री है M.N. श्रीनिवास, तो गृहस्थ समूह या वह गृहस्थ समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं और जो एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, वे परिवार संयुक्त परिवार कहे जाते हैं। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर S.C. दुबे। डॉक्टर S.C. दुबे भी एक प्रकार से भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हैं, उनमें निकटता का नाता होता है, एक ही स्थान पर भोजन करते हैं, एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें हम सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कह सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः अगर देखें तो संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था होती है, जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास यानी इकट्ठे रहते हैं, और सम्मिलित अधिकार, सम्मिलित कर्तव्य होते हैं और इन सभी का समावेश होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त परिवार की विशेषताएं अथवा संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संयुक्त परिवार प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि सामान्य निवास होता है इनका। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इसके सदस्य जो होते हैं एक निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए एक या दो कमरे अलग हो सकते हैं, परंतु रसोई घर, पूजा घर, इन सभी के लिए एक ही कमरा सभी के लिए डिपेंड होता है, निर्धारित होता है और कमरा ही होता है। पूजा, त्यौहार और उत्सव आदि के अवसर पर सभी सदस्य अपने पैतृक घर में एकत्रित होते हैं और वहीं पर रहते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से एक बड़ा घर होता है, उसमें 10-12 कमरे होते हैं, उसमें एक प्रकार सभी लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं और पूजा घर, खाने का घर, ये सब एक होता है। ठीक है, मालिक एक व्यक्ति होता है। दूसरी बात, बड़ा आकार होता है इसका। हिंदू संयुक्त परिवार में पिता, पुत्र, उसके पुत्र और इन सबसे संबंधित स्त्रियां होती हैं, यानी कि मान लेते हैं पिता की पत्नी यानी आपकी माता हो गई, पुत्र की माता आपकी मेहरारू, आपके पुत्र की एक प्रकार से जो माता, आपके पुत्र की जो एक प्रकार से मेहरारू हो गई, वो क्या हो जाएगी, वो एक प्रकार से आपकी पतोहू हो जाएगी। तो ये सभी लोग इकट्ठा रहते हैं और अन्य नाते रिश्तेदारों का समावेश भी होता है, यानी कि मान लेते हैं कि आपकी मतलब की माता जो मतलब पिताजी की बहन थी, उसकी शादी हुई तो फूफा भी कभी कभी आएंगे आपके घर पर। ठीक है, पुत्र के आपने शादी करी किसी के, तो आपके यहाँ मतलब सभी लोग इकट्ठा होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के बड़ा परिवार होता है। तीसरी बात, रक्त संबंधों से संबंधित होता है, यानी कि सभी लोग खून के रिश्ते से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रक्त से संबंधित होते हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां जो होती हैं विवाह संबंधी होती हैं, यानी पत्नियां जो होती हैं अलग अलग घरों से आई होती हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो सब रक्त से संबंधित होते हैं। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी, ठीक है, निवास करती है सामूहिक रूप से। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति थे, मतलब कि हमारे इधर लगभग 80 लोगों का परिवार उनका था। ठीक है, हमारे गांव के उधर दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ पर 80 लोगों का एक मौर्या थे, उनके एक प्रकार से 80 परिवार थे उनके उसमें, और एक प्रकार से सभी लोग बड़ी मेहनत करते थे और बहुत आगे निकल गए अब तो। ठीक है, चौथी बात ये सामान्य रसोई घर होता है इसमें। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अगर आपको आगे चल कर के अच्छी तैयारी करनी है और सेकंड सेमेस्टर के आगे चल कर के थर्ड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी करनी है, या फिर आप आगे चल कर के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। बीए के बाद क्या करना चाहिए, बीए में कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने चाहिए, और बीए के साथ साथ कौन सी तैयारी कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिलेगी। तो आप को करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए इस पर विशेष करके तैयारी करवाई गई है आपकी बार सेकंड सेमेस्टर की, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे तो बहुत विधिवत तैयारी मैं करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर की हो सकता है और भी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगला क्वेश्चन से भारत की 4 जनजातियों के नाम लिखें। तो पहली जनजाति है भारत की भील, दूसरी है गोंड, तीसरी संथाल, चौथी खासी। ये सब भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा मुंडा, ओरांव, ठीक है, ये सब जनजातियां भी भारत की ही जनजाति। थारू,
अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह जो होता है वो किसी उच्च जनजाति, खास करके प्रायः द्विज जाति में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलने लगता है, वही संस्कृतिकरण कहलाती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कल्चरलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो ब्राह्मण लोग करते हैं कोई काम, ब्राह्मण लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, ब्राह्मण लोगों का खाना पीना कैसा होता है, ब्राह्मण लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनका एक प्रकार से विचारधारा क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, सारी चीज़ों को एक प्रकार से जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति जो होता है, मान लेते कोई हरिजन है वो अपना रहा है, या कोई जनजाति का लोग, कोई भील हैं, कोई थारू हैं, वो ब्राह्मणों को देख करके वो अपने उनके ब्राह्मणों जैसा व्यवहार करने लग जाएं, तो उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पाश्चात्यकरण क्या होता है। पाश्चात्यकरण का मतलब होता है जब पश्चिम के देशों के जैसे पहनावा, ओढ़ावा, रीति रिवाज, खान पान ये सब आप अपनाते हैं तो पश्चिमीकरण वो होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रजाति को परिभाषित कीजिए। प्रजाति क्या होती है, रेस जिसको आप बोलते हैं। प्रजाति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बात तो यह परिवारों का मतलब परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति जिनकी एक प्रकार से मानी जाती है और एक से पारस्परिक व्यवसाय को अपनाने का दावा करती है तथा उन लोगों की दृष्टि से एक समरूप समाज का निर्माण करती है जो अपने मत को देने के योग्य है। ये प्रोफेसर हर्बर्ट रिजले ने प्रजाति की अवधारणा को स्पष्ट किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, सॉरी, जाति प्रजाति बोल रहा हूँ। प्रजाति तो अलग, प्रजाति जो होती है एक प्रकार से उसका शारीरिक ढांचे के आधार पर वो अलग होते हैं। जैसे कि प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति पीले कलर के होते हैं, यानी कि जैसे चाइना के लोग होते हैं, छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, नाक चिपटी होती है और थोड़ा सा पीलापन होता है चेहरे पर। काकेसाइड प्रजाति हो गए, ऐसे ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति लंबे लंबे होते हैं, गोरे गोरे एकदम से। ऐसे ही अपने यहाँ पर जो हम लोग हैं एक प्रकार से ये सब प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऐसे तमाम प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। जाति की परिभाषा, दूसरी परिभाषा जाति की, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तब हम उसको जाति कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स कूले ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जाति प्रथा की 4 विशेषताएं लिखें। जाति प्रथा की 4 विशेषताओं की अगर बात की जाए, जाति प्रथा की विशेषताओं में पहली बात तो ये कि जाति जो होती है जन्मजात होती है, यानी कि जातियाँ आपके जाति में आपके जाति के हैं, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, आप पैदा जिस जाति में होंगे आप उसी जाति के कहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि जाति में खान पान संबंधित नियम होते हैं, कौन से जाति के लोग कहाँ किसके यहाँ खाते हैं किसके यहाँ नहीं खाते हैं, ये डिसाइड होता है, यानी कि ये सब नियम कायदे होते हैं। इसके अलावा अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं कि भाई इस जाति में अगर आप पैदा हुए तो आपको यही काम करना है। ठीक है, और अगली बात है जाति में ऊंच नीच और छुआछूत के भी नियम पाए जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। तो व्यक्तिगत जीवन में जाति के 4 कार्यों में पहला कार्य है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। दूसरी बात मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है जाति। तीसरी बात ये कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जाति। इसके अलावा व्यवहारों पर नियंत्रण भी रखती है जाति। तो ये जाति के 4 कार्य हो गए। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक जीवन में जाति के 4 कार्य लिखिए। सामाजिक जीवन में जाति के कई कार्य हैं। पहला काम है सामाजिक संगठन और एकता में सहायता करती है जातियाँ। आवश्यक प्रशिक्षण और कार्य एवं कुशलता प्रदान करना, ये भी काम है। समाज में श्रम विभाजन और सरलतम व्यवस्था करना ताकि समाज अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, ये भी जाति का ही एक काम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्ण और जाति में क्या अंतर होता है। तो वर्ण और जाति के अंतर की अगर बात की जाए तो वर्ण और जाति में कई अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्ण और जाति में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जैसे पहला अंतर, वर्ण जो होता है व्यक्ति के गुण कार्य पर आधारित होता है, जबकि जाति उसके व्यक्ति के जन्म पर आधारित होती है। जैसे वर्ण की अगर बात करें तो 4 वर्ण होते हैं पूरे हिंदू धर्म में। 4 वर्णों की बात है, कौन कौन से, ब्राह्मणो मुखामासीद बाहुराज्यान्याकर्ता उरुतदसद्वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, यानी जाति ये वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में तो ये सब कर्म पर आधारित थे, लेकिन जब जातियाँ बनी तो जातियाँ किस पर हो गई, व्यवसाय पर आधारित हो गई। यानी कि जातियाँ मतलब कि जो ये था आपका वर्ण था ये जन्म पर आधारित था। इसके बाद में जब जातियाँ इनसे बनने लगी धीरे धीरे अपने विकसित हुई, कोई व्यवसाय करने लगे तो अपने अपने हिसाब से जातियाँ बनती चली गई। फिर वही जातियाँ पर व्यवसाय पर जो आधारित थी वही जातियाँ बाद में एक प्रकार से जन्म पर आधारित हो गई और आज एक प्रकार से ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे समक्ष है। वर्ण समानता पर आधारित होते हैं जबकि जातियों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। वर्ण में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती थी। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के प्रकार लिखिए। हिंदू विवाह के कई प्रकार हैं। जैसे पहला है आपका ब्रह्म विवाह। 8 प्रकार के हिंदू विवाह होता है मुख्य रूप से। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा है आपका
आर्ष विवाह, तीसरा है आपका ऋषि विवाह, ठीक है। ऋषि विवाह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ ऋषि विवाह, ठीक है। ऋषि विवाह एक विवाह होता है, ठीक है, ध्यान रखें, विवाह। और एक होता है प्रजापति विवाह। ये 4 विवाह जो होते हैं बेसिकली, जो ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह और ऋषि विवाह, ये चारों विवाह एक प्रकार समाज की दृष्टि से मान्य होते हैं। जबकि अगर बात की जाए इन चारों विवाहों की तो समाज की दृष्टि से मान्य नहीं। कौन कौन से? आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये चारों विवाह वर्तमान में मान्य नहीं है, मतलब कि ये समाज मान्य नहीं करता था पहले भी और आज भी नहीं करता है इनको। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, ऋषि विवाह और प्रजापति विवाह ये एक प्रकार से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मान्यता प्राप्त विवाह थे। वर्तमान में जो आज लव मैरिज होता है, प्रेम वाले जो बच्चे हैं जो प्रेम करते हैं और विवाह करते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो प्रेम विवाह जो है बेसिकली ये गंधर्व विवाह ही होता है, ठीक है। पहले जो गंधर्व विवाह होता था, आजकल वही लव मैरिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखिए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार यानी केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानों से मिलकर के बनता है, जबकि संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा अंतर यह है कि एकल परिवार की स्थापना व्यक्तिवादी आधार पर की जाती है, ठीक है, और जबकि संयुक्त परिवार में स्थापना के पीछे समूह के कल्याण की भावना निहित होती है। एकल परिवार में क्या होता है कि एकल परिवार का आकार छोटा होता है, जबकि संयुक्त परिवार का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। चौथा अंतर यह है कि एकल परिवार में माता और पिता का प्रभुत्व होता है, जबकि संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रधानता होती है। जो भी मालिक होता है, उस मुखिया होता है घर का, उसकी प्रधानता होती है। कर्ता परिवार का वृद्ध पुरुष होता है, जो भी एक प्रकार से वृद्ध होगा, बूढ़ा होगा, वही एक प्रकार से कर्ता माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं, उसी से पूछ करके सारे काम किए जाते हैं। अगर वृद्ध व्यक्ति चाहे जिसको मालिक बनाना तो उसको मालिक भी बना देता है। पाँचवा अंतर यह है कि एकल परिवार में संपूर्ण दायित्व पति और पत्नी के ऊपर होता है, और जबकि इसमें संयुक्त परिवार में संयुक्त आय एवं संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन करती है। छठवां अंतर यह कि एकल परिवार में व्यक्तिगत आय और संपत्ति परिवार के भरण पोषण का साधन होती है, जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त आय और संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों के पालन पोषण का साधन होती है। सातवां अंतर है, एकल परिवार अधिक गतिशील होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार जो होते हैं स्थिर, यानी एकल परिवार बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, उसमें अस्थायित्व पाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। हालांकि संयुक्त परिवार टूटते हैं, ऐसी बात नहीं, टूटते नहीं हैं, लेकिन ये अधिक गतिशील होते हैं। ये एक प्रकार से कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, टूटने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या होता है, थोड़ा टूटने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा बवाल भी होता है गाँव वगैरह में बाँट वगैरह करने के लिए। गांव वगैरह में एक कहावत प्रचलित है कि बाँटे मरस क्यों नहीं बचा है, यानी बांटने को मरने से एक प्रकार से बता दी कि भाई बांटने मरने से कोई नहीं बचा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवादी आतंकवाद का आशय है मौत से तुंग के क्रांतिकारी हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, यानी कि एक ऐसे लोग हैं जो कि मौत से तुंग से प्रेरित हैं और एक प्रकार से कॉमरेड वगैरह टाइप के होते हैं, और ये मतलब कि जंगल में रहते हैं बेसिकली ये लोग। और नक्सलवाड़ी गांव में नक्सलवाड़ी नाम का गांव था, वहीं से एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से इन लोगों की उत्पत्ति हुई। और ये लोग एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करते हैं और सरकार के खिलाफ काम करते हैं। दूसरी बात, नक्सलवाद का प्रभाव किन किन राज्यों में है? नक्सलवाद का प्रभाव बिहार में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। इन सभी राज्यों में नक्सलवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन सर, राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है? अच्छा, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक भी तत्व हैं नक्सलवाद वगैरह। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा की अवधारणा में राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा क्या है? तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से एक सत्ता के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्यों के बंध जाने से या बढ़ जाने, मतलब कि बंध जाने, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करने, एक भाषा, तीज त्यौहार, इन सभी के प्रभावित होने तथा मानसिक दृष्टि से सभी लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करने के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण एक प्रकार से देखा जाता है। उसी को राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं और सभी लोग एक होकर के काम करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण जो होता है, राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है। मन में जनसाधारण के प्रति एकता, पारस्परिक निर्भरता, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना सन्निहित होती है राष्ट्रीय एकीकरण में। ये परिभाषा दी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि सभी के सभी धर्म के लोग मिलजुल कर काम करें, सभी जाति के लोग मिलजुल कर काम करें, सभी धर्म संप्रदाय सभी इकट्ठा हों और सभी की एक ही विचारधारा हो, सभी एक ही चीज़ों को पालन करें और राष्ट्र के प्रति एक प्रकार से निष्ठावान हो। राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधार। पहला आधार है भौगोलिक एकता रहनी होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग, भौगोलिक एकता मतलब कि कोई आंध्र प्रदेश, कोई तमिलनाडु, कोई पहाड़ पर्वत, कोई मैदान का है, कोई कहीं का है, तो उन सभी में एकता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात, सामाजिक सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक एकता यानी समाज और संस्कृति, यानी कल्चर और सोसाइटी दोनों में सभी लोग इकट्ठा हों, समाज हो और सभी एक जैसे काम करें। धार्मिक समन्वय हो, सभी का धर्म आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हों। ऐतिहासिक राजनीतिक एकता भी होनी चाहिए। तो ये सब एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधार हैं। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में 4 बाधाएँ कौन कौन सी सामने आती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएँ, या आपसे पूछे राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ, बात एक ही है। पहली है भाषावाद। भाषावाद का मतलब क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो एक भाषा की बात करनी चाहिए, तो जब आप हिंदी को एक प्रकार से आगे लाते हैं कि भाई हिंदी राष्ट्र की भाषा हो, हिंदी की राज्य की भाषा हो, तब ऐसे में जो तमिल तेलुगु या फिर अन्य दक्षिण भारत के लोग हैं वो विरोध करते हैं इस बात का कि हिंदी क्यों राजभाषा होगी, ठीक है, इसको लेकर के राष्ट्रभाषा होगी, इसका विरोध होता है। तो भाषा की समस्याओं ने देश के विचित्र राज्यों में हिंसा, तनाव, घृणा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। दूसरी बात, सांप्रदायिकता। विभिन्न धर्मों के बीच उपस्थित सांप्रदायिकता की भावना ने राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाई है और एक राज्य, एक प्रकार से एक राष्ट्र को लेकर के लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को सर्वोपरि मानने लगते हैं। जब भी बात, मैं कहता हूं कि जब भी बात अपने देश की हो और धर्म की हो तो धर्म हमेशा भूल जाइएगा, भगवान आपको माफ़ कर देगा। जब आपको बात नेशनल की हो, यानी कि अपने राष्ट्र की बात हो और धर्म की बात हो, तो हमेशा अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखिएगा, धार्मिक वहाँ पर कट्टरता मत दिखाइएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर जाति और धर्म की बात आएगी वहाँ पर हमेशा धर्म को प्रेफर करेंगे, लेकिन जहाँ पर बात एक प्रकार से आपकी आ गई राष्ट्र की, तो वहाँ पर जाति धर्म भूल जाइए आप कौन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जातीयता। जातीयता। भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और जातीयता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करती है। इसके अलावा क्षेत्रीयता। क्षेत्रवाद की भावना के फलस्वरूप कई प्रांतों ने आधिकारिक तौर पर अधिकाधिक स्वायत्तता अधिकारों की मांगें प्रस्तुत करी हैं। इसके कारण से राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गई, या इसके अलावा जो है पश्चिम मतलब पूरब के तमाम सारे कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इन सभी देश जो हैं लगातार एक प्रकार से ऐसी डिमांडें कर देते हैं, ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं जिससे भारतीय केंद्र को खतरा पहुँचता है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं सब। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के 2 उपाय। सबसे पहली बात, विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। यानी कि जो पहले से लोग धारणा बना करके रखें कि भाई फलाने धर्म के लोग ऐसे होते हैं, फलाने धर्म के लोग ऐसे होते हैं, उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। ये स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाए। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय, जातीय और संकीर्ण भावनाओं का त्याग करें, यानी कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक प्रकार से जनता को बरगलाएं ना, जनता को एक प्रकार से मूर्ख बना करके वोट ना मांगे, जनता को एक प्रकार से समझाएं कि भाई कोई ये जातिवादी भावना या क्षेत्रवादी भावना, भाषावादी भावना को उनके अंदर जो है जागृत ना करें। तो राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान दें, ऐसा बताएं। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा किए गए एकीकरण से संबंधित 2 उपाय। पहला उपाय सरकार ने किया कि सभी भारतीय स्कूलों में शिक्षण कार्य राष्ट्रीय गान के उपरांत ही प्रारंभ किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा किया गया और आज राष्ट्रीय गान होता है, तभी किसी भी स्कूल में बिना राष्ट्रीय गान के क्लास प्रारंभ नहीं होती है। दूसरी बात, सभी प्रकार के झगड़ों और विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सरकार के द्वारा किए गए एकीकरण से संबंधित ये 2 उपाय हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियोज़ मैं लगातार आपको देता रहूं, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो कल आपकी परीक्षा में यही सब प्रश्न आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, जानने का प्रयास करते भैया सभी लोग। देख, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है, प्राचीन काल की बारे में अगर बताऊं तो प्राचीन काल से ही स्त्री को इस संसार की जन्मदात्री माना जाता है। भारतीय समाज के संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति अधिक उत्तम रही है। हिंदू समाज में स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में स्त्रियों की पूजा भी करी जाती है।
स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः एक स्त्री के बिना पुरुष अधूरा होता है तथा पुरुष के बिना एक स्त्री अधूरी मानी जाती है। तो भारतीय समाज में बात की जाए, भारतीय समाज जो है एक प्रकार से स्त्री और पुरुषों की प्रधानता, मतलब स्त्री को एक प्रकार से हमेशा महान बताया है। और इसीलिए आप देखते हैं हम लोग सीताराम बोलते हैं, हम लोग राधे कृष्ण बोलते हैं, हम लोग एक प्रकार से दुर्गा जी और एक प्रकार से इन सभी का नाम लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पुरुष प्रधान जरूर कंट्री है, पुरुष प्रधान देश जरूर है भारत, लेकिन भारत में आप देखते हैं पहले एक प्रकार से महिलाएं आती हैं, उसके बाद में पुरुष आते हैं। जैसे किसी भी आप देवी देवता का नाम लें, सीता भगवान, पहले माता सीता का नाम आएगा, उसके बाद में राम जी का नाम आएगा। ये एक प्रकार से प्रधानता है भारतीय समाज की, वो भी हिंदू धर्म की। पुरुष के बिना स्त्री ये सब अधूरे हैं। हिंदू समाज में स्त्री को श्री ज्ञान व शक्ति का द्योतक माना जाता है, यानी ज्ञान और शक्ति का। मनुष्य के जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक स्त्री के बिना पुरुष ना तो अपनी गृहस्थी बसा सकता है और ना ही उसे चला सकता है। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के महत्व को निम्नलिखित श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मनुस्मृति का यह श्लोक आप पढ़ें, स्त्रियों को लेकर के कितना ज़बरदस्त श्लोक है। क्या है भाई श्लोक कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता और यत्र एतास्तु न पूजन्ते सर्व अस्त्रता फलः क्रियः। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, ये श्लोक में बताया गया है कि जहाँ पर नारी का मान सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते। कौन निवास करते बाबू? वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर इनका मान सम्मान नहीं होता है वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं आप करेंगे सारे कार्य विफल हो जाएंगे, आपके मनोरथ कभी सफल नहीं होंगे जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होगा। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होगा वहाँ पर सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, आपके मनोरथ सफल होंगे, वहाँ पर देवता निवास करेंगे जब आप स्त्रियों को इज्जत देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए, अथवा प्राचीन भारत में स्त्रियां किस विषय पर एक संक्षिप्त, मतलब स्त्रियों के विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति की अगर बात की है तो प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां, उनका महत्वपूर्ण स्थान था तथा उन्हें बहुत मान सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता था। प्राचीन काल के समय में स्त्रियों के अधिकारों के विरुद्ध पुरुष कोई कार्य नहीं करता था। उस समय स्त्रियों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था भी की जाती थी। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता था, अतः उन्हें लड़कों के समान शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के कला संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते थे। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे स्त्रियों के लिए एक प्रकार से हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई थी प्राचीन समाजों में। ठीक है, इसके अलावा मध्यकाल की अगर बात की जाए तो मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी धीरे धीरे। मध्यकाल में धर्म और जाति को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिससे हिंदू धर्म काफ़ी सशक्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह, ये तमाम प्रकार की प्रथाएं जो है लागू कर दी गई, जिसके कारण से स्त्रियों की दशा और बिगड़ती चली गई। स्त्री मतलब जो सती प्रथा थी वो सुलोचना सती जरूर हुई थी, लेकिन उसको एक प्रकार से लोग रोकते थे। सती प्रथा तब थी नहीं, उसने अपने स्वेच्छा से अपने आप को एक प्रकार से अपने आप को ख़त्म कर दिया था। तब ऐसा नहीं था, लेकिन मध्यकाल तक आते थे इसको ऐसा एक प्रथा बना दी गई कि भाई ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, विवाह आदि प्रथाओं को लागू कर दिया गया, जिसके कारण से स्त्रियों की दशा बिगड़ती चली गई। स्त्रियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने लगे। उनको समाज में समारोह आदि में भाग लेने से रोक दिया गया। स्त्रियों के वे सभी अधिकार छीन लिए गए जो उसे प्राचीन काल में प्राप्त थे। स्त्रियों की शिक्षा को भी महत्वहीन कर दिया गया, जिससे स्त्रियां शिक्षा से भी वंचित रह गईं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो डाउन पड़ी, और आधुनिक काल में फिर आकर के स्त्रियों की स्थिति उच्च हुई है। और आज स्त्रियां और पुरुष सभी लोग एक प्रकार से आगे बढ़ चढ़ करके एक प्रकार से भाग लेते हैं। हर एक क्षेत्र में स्त्रियां आज पुरुषों का साथ दे रही हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले जानने का प्रयास करते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के 2 उपाय लिखिए। पहला उपाय आपका है परिवार नियोजन।
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं, अतः इसके प्रति भी जनता में जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकती है। पहला उपाय यानी परिवार नियोजन आपको बहुत ज़रूरी है। जब अगर परिवार नियोजन के बारे में आप जानेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, उससे ऊपर नहीं। आप लोगों को भी मैं सुझाव देता हूँ कि मान लेते हैं आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी होने के बाद में ज़्यादा लड़के लड़कियाँ पैदा करने में मत फंस जाइएगा। आप लोग बस 1 से 2, बहुत हो गए तो 2, कम से कम 1, ठीक है, अधिकतम 2। अब 2 में आपकी लड़की होती है लड़का होता है, ये मत सोचिएगा कि हमारा वंश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़की तो है, लड़की चलाएगी वंश। क्या लड़की एक प्रकार से लड़कों का काम नहीं कर रही हैं? आज कर रही हैं, तो बिल्कुल उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि लड़का नहीं लड़का, लड़के चक्कर में 4-4 लड़कियां पैदा कर देते हैं बहुत सारे लोग, 5-5 लड़कियां हो जाती हैं, तो मत करने में फंसिएगा। परिवार नियोजन, ये दूसरी बात, मतलब परिवार नियोजन का ज्ञान होना चाहिए, सभी लोगों को पता हो कि भाई लड़का कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, इन सभी के बारे में लोगों को जानना पड़ेगा। दूसरी बात, शिक्षा का प्रसार। परिवार नियोजन व परिवार कल्याण को शिक्षा के प्रसार के द्वारा अधिक सफल बनाया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों के महत्व को सरलता से समझ जाते हैं, जबकि एक प्रकार से अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो लंबा परिवार, एक प्रकार से वो सोचते हैं बस परिवार हो जाए, जितने बड़ा हो जाए उतने रुपया पैसा कमी है वो लड़के। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन जनसंख्या के नियंत्रित और नियमित करने की एक प्रभावशाली विधि है। परिवार नियोजन का अर्थ होता है बच्चों की उत्पत्ति पर रोक नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति को व्यवस्थित करना है। इसलिए इसे आजकल परिवार कल्याण भी कहा जाता है। तो परिवार नियोजन ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज का सुधार और देश की उन्नति करना है। ये H.N. कौल ने कहा था परिवार नियोजन की परिभाषा को देते हुए। भारत में परिवार नियोजन की 4 आवश्यकताओं को लिखिए। पहली आवश्यकता इसकी भारत में ये है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए अनिवार्य है परिवार नियोजन। दूसरी बात, सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। तीसरी बात, आर्थिक समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है परिवार नियोजन। और चौथी बात, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि जो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे। भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में 2 बाधाएं कौन सी आ रही हैं? पहली बाधा भारत में आ रही परिवार नियोजन के मार्ग में वो है बाल विवाह। बाल विवाह की अगर बात की तो बाल विवाह अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी बात, अशिक्षा और अंधविश्वास जो है ये भी एक प्रकार से परिवार नियोजन में एक प्रमुख बाधा है। हमारा समाज धर्म प्रधान समाज है। लोग संतान को ईश्वरीय देन समझते हैं। भाग्यवादिता परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो होगा, लेकिन अब आपके हाथों में सब कुछ होता है कि भाई आप लड़का ज़्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, चूँकि तमाम प्रकार के साधन उपलब्ध हो गए हैं। अगला पॉइंट है सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह होता है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक या सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक यानी अलग होते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाएगा। विंसेंट स्मिथ ने इस कथन को कहा था। सांप्रदायिकता बेसिकली क्या होती है कि मान लेते हैं 2 धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, तो हिंदू धर्म के लोग अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और मुसलमान धर्म के लोग अपनी विचारधारा को, और दोनों के बीच में टकराव होगा, यही सांप्रदायवाद होगा। इसके कारण तमाम सारे दंगे भी होते हैं और तमाम प्रकार के राजनीतिक दल जो होते हैं इस प्रकार के लोगों का फायदा भी उठाते हैं। सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। पहला कारण होता है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। पहला कारण, मुसलमान जो है बहुत धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं, और चूंकि जब कट्टर होते तो अपने धर्म के संबंधित तमाम प्रकार के जो कोई भी काम होगा तो उसका विरोध करेंगे। ये मतलब अगर सरकार कोई नियम ला रही है तो उसमें खड़े हो जाएंगे विरोध करने के लिए, भले ही एक प्रकार से वो उनके लिए सही ही किया जा रहा हो, लेकिन उसका विरोध करेंगे। पहली बात, मुसलमानों की कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, धर्म में बताई गई चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं। राज्य जो नियम बनाएगा, नियम जो बनाएगा, कानून, धर्म में जो नियम कायदे बनाए गए वो भी मनुष्यों ने बनाए, भगवान ने नहीं बनाया उसको। ये मत सोचिए कि भगवान ने उसको बना करके वहाँ से भेजा। धर्म में जो बताया है, धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी मनुष्यों ने ही बनाई हैं, आपके बूढ़े बुजुर्गों ने बनाई है, और उस समय उस विशेष समय में बनाई थी। आज के 10 साल मतलब कि 10,000 साल पहले, या 10,000 बोलते हूँ कि 200 साल पहले, या 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले बनाई थी आज की, ठीक है। और आज आप उसको एक प्रकार से आज भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हो, तो आज उसको परिवर्तन की ज़रूरत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से, तो ये भी एक प्रकार से संप्रदाय के कारण है। लोग इनको जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जो आर्थिक रूप से पिछड़ा, जो जिसके पास कोई पैसा नहीं, उसको अगर आप 10,000 रुपये दोगे, जो बोलोगे वो कर देगा।
शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन इसलिए चूंकि जिनको जो कहोगे वो काम कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना, आजकल तो यही देखने को मिल रही है। हिंदू लोग एकदम से रेले रहते हैं कि अरे हिंदू राष्ट्र की जय हो, ये है वो है। ये भी एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता एक तरफ है और दूसरी तरफ हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना, इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है आजकल, और यही संप्रदायवाद का सबसे बड़ा कारण है। ये दोनों, हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना, चूंकि हिंदू लोग ये कहते हैं कि भाई दुनिया में एक प्रकार से आज के 7000 साल पहले का धर्म, सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, उसका एक देश है, एक भी देश नहीं है हिंदू राष्ट्र पूरी कंट्री में। और मुसलमान लोग अभी इतने साल पहले आए और उनका 57 देश 58 देश है, ठीक है। बौद्ध धर्म अभी आया, उनका इतना देश हो गया। ये ईसाई धर्म अभी इतना जल्दी आया, इनका इतना देश हो गया। ये लोग बताते हैं, ये लोग तर्क देते हैं हिंदू लोग। मुसलमान लोग कहते हैं कि भाई इनके अंदर धार्मिक कट्टरता, ये लोग चूँकि मुसलमान में यही तो होता है। मुसलमान लोग कहते हैं कि भाई हिंदू लोग तो भारत में हैं ही, मुसलमान लोग भी एक प्रकार से भी इतने कम है। ये तमाम प्रकार की विचारधारा चलती दोनों के बीच में, वैचारिक द्वंद्व है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये एक प्रकार से मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार लोग होते हैं, वही लोग ये सब चीज़ें करते हैं और वही सब लोग धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, संप्रदायवाद बढ़ता है, दंगे होते, तमाम प्रकार के नुकसान होते हैं। उसके अलावा शासन की उदासीनता, कभी कभी क्या होता है, शासन जो होता है, शासन प्रशासन इसमें उदासीन हो जाती है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट भाई अगर हिंदू को बोलेंगे तो हिंदू का वोट कट जाएगा, मुसलमान को बोलेंगे मुसलमान का वोट कट जाएगा, किसको बोले किसको ना बोले। इसलिए निष्पक्ष तरीके से लोगों को आना चाहिए और निष्पक्षता के साथ सारी चीज़ें हों, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सभी एक प्रकार से लेक्चर को देखा, जिसमें सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपकी परीक्षा में यही सब आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने जाहिर सी बात है देखा होगा, वीडियो को 2 से 3 बार और देख लीजिएगा। आपका एक बार और देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को गुड नाइट भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बातचीत मत करें आप लोग, तो कमेंट में बातचीत बहुत करने लगते हो भाई। गुड नाइट सभी को गुड नाइट महोदय। बिल्कुल, चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है।